हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आपको पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अनसॉल्व्ड पेपर 2020 सेट नंबर 3 347 WB। मतलब आपके पास 2020 का एक सेट अनसॉल्व्ड, वो भी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए है ये सेट, और हिंदी मीडियम के लिए तो पहले ही बनाए जा चुके हैं वीडियो। 2020, 2019, 2018 सारे सेट आप तक पहुंच चुके हैं। और अब जो है आपके लिए आया है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम 2020 के लिए, ठीक है ना। 2020 के लिए सेट लेकर आए हैं हम, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए लाए हैं। तो हमारा सेट है आज का 2020 का सेट नंबर 3 347 WB। तो हम लोग जो है बिना किसी विलंब के चालू करते हैं, ठीक है ना। अनसॉल्व्ड पेपर आपको लेना होगा। अनसॉल्व्ड पेपर आप ले लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे आंसर ही बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सीधे आंसर आपको बताया जाएगा। तो हम लोग जो चलते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है। कह रहा सॉलिड ए इज वेरी हार्ड, एक सॉलिड बहुत ही हार्ड है। सॉलिड एंड नॉन कंडक्टर इन मॉल्टेन स्टेट एंड मेल्ट्स एट हाई टेम्परेचर, विच टाइप ऑफ सॉलिड इज दिस। ऐसा कौन सा सॉलिड है जो कि नॉन कंडक्टर है, कंडक्टर भी नहीं है, और हाई टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। तो ये ऐसे मॉलिकुलर, आयोनिक, मेटेलिक एंड कोवैलेंट, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो 4th नंबर का आंसर है, कोवैलेंट। अब इसका पहले का बी पार्ट चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे कम, ठीक है ना, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है। तो वो आपका आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही, पोटेशियम सल्फेट। सी ऑप्शन है 4 colors solution of the following salt have been kept in separate test tube and a copper strip is dipped in each solution, which solution will turn blue at the end। यानी कौन सा सोल्यूशन है कॉपर टर्निंग को डालने पर वो ब्लू कलर देता है। तो इसमें सी ऑप्शन, सी नंबर पे थर्ड ऑप्शन सही है आपका, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के सोल्यूशन में कॉपर डालने पर कॉपर ब्लू कलर देता है। डी नंबर है आपका। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट्स इज। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, मोल पर लीटर सेकेंड। ई नंबर है, 5वां क्वेश्चन है इसी का। मोस्ट एल्कलाइन एमीन इज। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कह रहा है कि मोस्ट एल्कलाइन कौन है, सबसे ज्यादा एल्कलाइन कौन है। तो इसमें जो आपका सेकेंडरी एल्कलाइन यानी कि 4th ऑप्शन जो है आपका C2H5 का होल ट्वाइस NH। और डी ऑप्शन जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड इज द नेम ऑफ। वैसे तो विटामिन आपके टॉपिक से हटे हुए हैं, बट एस्कॉर्बिक एसिड की बात करता है, ऑप्शनल की बात है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, विटामिन सी, ठीक है ना। विटामिन सी जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में यहां से कर रहा हूं, 2 का ए, सेकंड का ए। क्या कह रहा है भैया,
कि क्रिस्टल लैटिस इज ए मेटेलिक एलिमेंट इज क्यूबिक, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ यूनिट सेल, लेंथ दे रहा है ना, यूनिट सेल की जो है लेंथ दे रहा है वो a इक्वल टू, लेंथ को हम लोग a से प्रेजेंट करते हैं, कितना है 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 2 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर दे रहा है। और द डेंसिटी ऑफ मेटल इज, डेंसिटी मतलब d इक्वल टू 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दे। अच्छा भैया, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 200 ग्राम ऑफ मेटल, ठीक है ना, 200 ग्राम ऑफ मेटल। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लेते हैं, या एक काम करो मास निकाल लेते हैं, पहले मास निकालते हैं। तो यूनिट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहां पर वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ए क्यूब। ए की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल क्यूब, सॉरी -8 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा क्या, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम। ये आ जाएगा हमारा, क्या हो गया हमारा मास हो गया, ठीक है ना। अब आगे हम चलते हैं, इसी में कह रहा है तो अब हम लिखते हैं द वॉल्यूम ऑफ 200 ग्राम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ मेटल, मास ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना, अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ मेटल आपका आ गया 8 इंटू 10 की पावर -24 अपॉन, सॉरी 200 ग्राम, 200 ग्राम लिया गया है, अपॉन डेंसिटी है 2.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25 1 या 25, 25 8 जाए 80, यानी 80 सेंटीमीटर क्यूब। जब इतना हो जाए तो हम लोग क्या लगाएंगे फॉर्मूला, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इज, ठीक है ना, तो हो जाएगा टोटल मास 80 अपॉन ये वाला 8 इंटू 10 की पावर -24, तो 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, यानी 10 इंटू 10 की पावर 24 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 25। ये नंबर आ जाएंगे यूनिट सेल में एटम्स की, ठीक है। तो ये सेकंड का ये फिनिश हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड के बी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड का बी कह रहा है, ऑन डिसॉल्विंग 1.17 ग्राम ऑफ केन शुगर इज 25 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूट की जो वैल्यू दी गई है वो 1.17 ग्राम है, और सॉल्वेंट की जो वैल्यू दी गई है वो 25 ग्राम वाटर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इंक्रीज्ड बाय, यानी डेल्टा टीवी की वैल्यू दी गई है 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट मतलब कि के की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ द सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ केन शुगर, यानी एम की वैल्यू दे रहा है 342, ठीक है ना, और के इक्वल टू फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 100 इंटू के इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W।
के फाइंड करना है, पक्षांतर कर लेंगे तो m इंटू डेल्टा टी वी इंटू कैपिटल W अपॉन 100 इंटू स्मॉल w। m की वैल्यू है 342 इंटू डेल्टा टी वी है 0.017 इंटू कैपिटल W है आपका 25 अपॉन 100 इंटू स्मॉल w की वैल्यू है 1.17। ठीक है ना। तो ये पॉइंट 3 डिजिट पर है, ये 2 डिजिट पर है, एक जीरो बढ़ा देते हैं तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है ना। अब 25 जा 40 हो जाएगा ना। ठीक है। और 17 इसके आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई वो नहीं। या चलो इसका अगर हम ये जीरो यहाँ पर बढ़ाते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 171 आ जाएगा और कोई डिवाइड नहीं होगा तो ये आया 171 इंटू 17 अपॉन 274 2 1 जा 2 और 3 और 2 1 जा 2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2907 अपॉन 2340 इक्वल टू इसकी आंसर जो है आपका 1.26 केल्विन पर मोल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये आपका आंसर सेकंड का बी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अच्छा कैलकुलेशन तो आप लोग स्वयं कर ही लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग चलते हैं सेकंड के सी पर। सेकंड का सी कह रहा है कि व्हाट टाइम विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 10 ग्राम सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय पासिंग 1.24 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर जो W की वैल्यू दी गई है वो 10 ग्राम दी गई है और जो करंट की वैल्यू दी गई है आई है 1.24 एम्पियर 1.24 एम्पियर दी गई है वैल्यू। और कह रहा है कि व्हाट टाइम आपसे पूछा जा रहा है, यानी t इक्वल टू आपको फाइंड करना है। ठीक है ना। t इक्वल टू आपको फाइंड करना है। और एक चीज हम लोग लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट in 10 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है ना। तो सिल्वर का जो इक्विवेलेंट वेट होता है 108 हो जाएगा और अगर निकाले तो इसकी वैलेंसी अपॉन 1 करनी पड़ेगी तो 108 का आंसर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। फॉर्मूला होता है W बराबर EIT अपॉन F यानी फैराडे नंबर होती है। F इक्वल टू 96,500 कूलम, ये फैराडे नंबर होती है। हमें फाइंड क्या करना है, टाइम। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा W इंटू एफ अपॉन EI। W की वैल्यू है 10 इंटू 96500 अपॉन E आ गया 108 इंटू 1.24 हो जाएगा 96500 अपॉन इसका मल्टीप्लाई करेंगे 133.92 इक्वल टू, अब इसका अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यह आ जाएगा 7205.79 मिनट। ठीक है। ये मिनट में सेकेंड। अगर हम इसको, ये t इक्वल टू आ जाता है, अगर हम इसको t इक्वल टू करें 7205
0.79 अपॉन 60 इंटू 60 यानी आवर्स में कर देंगे तो 2.005 इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है ना बेटा। जब ये सोल्यूशन बनाते हैं तो कैलकुलेशन आप कर लिया जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन में समय लगता है और वीडियो आपका अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कैलकुलेशन हम लोग करके रखते हैं। ऐसा ना सोचे कि कैलकुलेशन कर नहीं पा रहे हैं, इसमें समय लगेगा, इसलिए जो है कैलकुलेशन पहले से सॉल्व कर ली जाती है। तो अब हम लोग चलते हैं सेकंड के डी पर। इसमें दे रहा है ब्राउनियन मूवमेंट। व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट? ब्राउनियन मूवमेंट, व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट, व्हाट इज रीजन, और इसके रीजन पूछ रहा है। और राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्राउनियन मूवमेंट एंड फैक्टर्स। ठीक है, 3 चीजें पूछी जा रही हैं जो कि आपको चैप्टर नंबर 5 में, ये थ्योरी का आंसर है, थ्योरेटिकल है, जो कि आपको चैप्टर नंबर 5 पर मिल जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 पर मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का डी जो थ्योरेटिकल है उसको आप वहीं से सॉल्व कर लेंगे, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में यानी कि वीडियो में कमेंट करिएगा, हम आपको जवाब देंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं 3 के ए पे। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल एंड इफ द मास ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज 20%, है ना। तो हमारे पास 2 टॉपिक है, एक है एथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा है फॉर वाटर, और इधर हो जाएगा फॉर एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो W इक्वल टू होता है, क्योंकि उसने कहा है बाई वेट, है ना, बाई वेट इज 20%, तो W आपका 20% 20 हो जाएगा, और इसका जो M आएगा मॉलिक्यूलर वेट, यानी लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C2H6O2, यानी M की वैल्यू, तो M की वैल्यू है वो आएगी आपकी 62। कितना आएगी? 62। अब हम इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ एंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। W आपका है 20 अपॉन 62। अब अगर हम 62 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.32 मोल्स ये आ जाएंगे। अब हम इसमें वाटर के लिए चलते हैं, तो कैपिटल W यानी कि बाई वेट, ठीक है ना, बाई वेट है तो 100 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 80 ग्राम्स, क्योंकि परसेंटेज में दिया था और परसेंटेज हम लोग 100 में निकालते हैं। ठीक है ना, 100 में फाइंड करते हैं, तो जब हम 100 में फाइंड कर रहे हैं तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है ना, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी कि वाटर के मोल्स निकालेंगे, तो कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, ये हो जाएगा 80 अपॉन 80। अब अगर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4.44 मोल, 4.44 मोल्स ये हमारा आ जाता है। अब हम लिख सकते हैं कि यार टोटल मोल्स इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यानी 0.32 प्लस 4.44 ऐड करेंगे तो 7.46 मोल्स, ये टोटल मोल्स आ जाते हैं। ठीक है ना, हमें अब क्या करना है, फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिलीन
ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये एथिलीन ग्लाइकॉल चूंकि सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला होता है स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब स्मॉल एन की वैल्यू अगर हम रखते हैं, ठीक है ना, तो इसको यहां पर फाइंड कर देता हूं। हमारा फॉर्मूला स्मॉल एन बटे स्मॉल एन अपॉन डब्ल्यू, तो स्मॉल एन की वैल्यू है 0.32 अपॉन 4.76। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 डिजिट है, कैंसिल हो जाएगा पॉइंट से पॉइंट। अब अगर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 0.067 ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा आपका, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, थर्ड का बी, व्हाट इज कोलराउस लॉ, हाउ द डिग्री ऑफ dissociation of weak electrolyte is calculated by this law। तो जो थर्ड का बी है, कौन सा है थर्ड का बी, और कह रहा है हमसे कोलराउस लॉ, KOHLRAUSCH, कोलराउस लॉ, ये आपका चैप्टर नंबर थर्ड का है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको आप वहीं से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चैप्टर नंबर थर्ड से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं थर्ड के सी पर। चलिए स्टूडेंट्स, थर्ड का बी में कह रहा है कि व्हाट इज कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ आपको चैप्टर नंबर थर्ड से मिल जाएगा, डेफिनेशन पूरी, चाहे आपके पास नोट्स होंगे उससे मिलेगा या मॉडल पेपर होगा, किसी भी मॉडल पेपर में देख लीजिएगा। इसी के साथ में जुड़ा हुआ कि हाउ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज कैलकुलेटेड बाय दिस लॉ। तो इसका जो आधा पार्ट है कोलराउस लॉ आप चैप्टर नंबर थर्ड से देखेंगे। जो सॉल्यूशन के काबिल था उसे मैंने लिख दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इट्स एसोसिएशन। ठीक है ना, इस पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, यानी डिसोसिएशन की क्वांटिटी पर, कितने मात्रा में डिसोसिएशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। इफ द मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन, यानी कैप एम इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट ए गिवन कंसंट्रेशन एंड इन्फिनाइट मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी, इन्फिनाइट पर, अनंत पर, ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी अनंत तनुता, अनंत डाइल्यूशन पर। अनंत का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास 200 लीटर पानी है, 200 लीटर वाटर है, और उसमें हमने 1 ग्राम चीनी को डिसॉल्व कर दिया। 200 लीटर में 1 ग्राम चीनी डाल रहे हैं, मतलब कि डिसोसिएशन डाइल्यूशन तो है ही नहीं, बहुत ही डाइल्यूट हो गया। चीनी का कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। बट चीनी डाली तो हमने 1 ग्राम है, ये तो आपने देखा है कि हमने 100 ग्राम को डिसॉल्व किया है। हाँ, NaCl हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो मास ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन इन्फिनाइट कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। ये कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, ये इन्फिनाइट कंडक्टिविटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय मोलर कंडक्टिविटी, यानी किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को भी काउंट कर सकते हैं इफ इक्विवेलेंट इज गिवन इन प्लेस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यदि उसका इक्विवेलेंट वेट दिया गया है तो भी इस रिलेशन की सहायता से, हेल्प से हम लोग मास ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कर सकते हैं, कंसंट्रेशन पर मोलर इक्विवेलेंट अपॉन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर मोलर इक्विवेलेंट वेट। इससे हमारा क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकल आएगा। तो थर्ड का जो बी का सेकेंड पार्ट था वो ये कंप्लीट हो गया। जो थर्ड का सी है, एक्सप्लेन कैटालिटिक प्रमोटर एंड कैटालिटिक पॉइजन विद हेल्प। तो कैटालिटिक चैप्टर जो है, यानी चैप्टर नंबर 5 का है, ये कहाँ का है, इसे हम चैप्टर नंबर 5 कह सकते हैं, बट ये आपका आउट ऑफ सिलेबस,
ठीक है ना। इसको जो है हमारे सिलेबस से 30% के अकॉर्डिंग हटा दिया गया कैटालिटिक पार्ट को। तो ये आपका थर्ड सी आउट ऑफ सिलेबस हो गया। थर्ड का डी में फर्स्ट पार्ट है व्हाई आर द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैसेस इज हाई, एक्सप्लेन। देखिए क्या होता है कि नोबल गैसेस कौन सी होती है। नोबल गैसेस वो होती है जिनकी आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, मतलब आउटर सेल जो है कंप्लीटली फिल होती है, कंप्लीटली फिल होती है। इसको बनाने के लिए कंप्लीटली फिल होने के कारण ही इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाई होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को पासिंग आउट करने के लिए, निकालने के लिए हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, नीड ऑफ हाई एनर्जी। तो क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट है थर्ड के डी का फर्स्ट है द आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस इज NH2NP6 होता है नोबल गैसेस के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट इज देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल, अर्थात इनकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, विच शो ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन, हेंस देयर आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज हाई, इसलिए इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो हाई होता है। अब थर्ड के बी का जो सेकंड पार्ट है, राइट डाउन द मेन यूज ऑफ नियॉन। तो यूज ऑफ नियॉन आपको चैप्टर नंबर 7 के पार्ट डी नोबल गैसेस में, चैप्टर नंबर 7 में 4 पार्ट है। पार्ट ए नाइट्रोजन फैमिली, पार्ट बी ऑक्सीजन फैमिली, पार्ट सी हेलोजन फैमिली और पार्ट डी नोबल गैसेस। वहां पर आपको नियॉन के यूजेस मिल जाएंगे, तो वहां से आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे आगे, तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, कैन डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम पायरोलसाइट एंड राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट्स रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। तो जो आपका ये पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपरेशन मेथड है वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है 30% के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे। और 4 का जो, वैसे ये चैप्टर नंबर 8 का है, ठीक है ना, ये कहाँ का है, चैप्टर नंबर 8 का है ये, ओके, चैप्टर नंबर 8 का है। और इसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो कह रहा है 4th का बी, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एथिलेमिन, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन, एथिलेमिन के प्रिपरेशन की केमिकल इक्वेशन को हमने राइट करना है, एंड आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर ऑफ इट्स रिएक्शन विद द फॉलोइंग, और नीचे की रिएक्शन से भी हमें क्रॉस करवाना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं कि द केमिकल इक्वेशन ऑफ, द केमिकल इक्वेशन ऑफ द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिल यानी एथिलेमिन प्रिपरेशन की केमिकल इक्वेशन हमें फाइंड राइट करना है। तो क्या होता है कि अगर हम एथिलेमिन, नाइट्रोएथेन C2H5NO2, यानी when the reduction of nitroethane is obtained, क्या SN/HCl is obtained ethylamine C2H5NH2 प्लस 2H2O बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 हाइड्रोजन कर देंगे, ठीक है। मतलब कैटालिटिक यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नाइट्रोएथेन का रिडक्शन कराने पर
एथिलेमिन ऑब्टेन होती है। कैटालिसिस की प्रेजेंस में नाइट्रोएथेन का रिडक्शन कराने पर एथिलेमिन इज ऑब्टेन। अब इसी में कह रहा है कि राइट द केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट नंबर पे दे रहा है क्लोरोफॉर्म एंड रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन, इससे रिएक्ट करवाना है। ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है। क्लोरोफॉर्म का पहले तो C2H5NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म के लिए CaCl3 प्लस 3KOH। ठीक है ना। इनको रिएक्ट करवाना है, कहाँ से आए, और ये KOH का जो सोल्यूशन है वो क्या है, एल्कोहलिक सोल्यूशन है। एथिलेमिन को क्लोरोफॉर्म विद एल्कोहलिक KOH सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड। क्या होगा भैया, आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड C2H5NC प्लस इतना पार्ट अलग निकल जाएगा, क्या हो गया 3KCl प्लस ऑक्सीजन आपकी 3 बच गई है तो आपका 3H2। ये वाला मेन कंपाउंड हमारा दुर्गंधी होते हैं, है ना, बड़ी बैड स्मेल आती है इसमें, आइसोसाइनाइड इज ऑब्टेन्ड। नंबर सेकंड है, इसमें कह रहा है रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड। हाँ, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। तो अगर हम इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एथेनॉल ऑब्टेन होगा, C2H5NH2 प्लस HNO। ठीक है ना। नाइट्रस ऑक्साइड इज रिएक्ट, तो जब हम नाइट्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो C2H5OH प्लस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलके नाइट्रोजन गैसेस के रूप में आउट हो जाएंगे और एक H2 और एक ऑक्सीजन यानी कि H2O, यानी एथेनॉल इज ऑब्टेन्ड। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन यानी 4 का A पार्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, सॉरी B पार्ट। ठीक है ना। अब इसमें कह रहा है कि 4 का C, व्हाट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66 एंड टेफ्लॉन एंड राइट देयर यूजेस। तो ये जो 4 का C पार्ट है ये चैप्टर नंबर 15 का है, पॉलीमर्स का। चैप्टर नंबर 15 नेम है पॉलीमर्स, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस है, हटा दिया गया है, इसलिए इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग चलते हैं 4 के D पर। व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्शंस एंड एंटीबायोटिक्स, गिव एग्जांपल फॉर ईच। ये आपका चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन है, जो कि आपके आउट ऑफ सिलेबस कर दिया गया है। तो 4 का A और 4 का C और D ये 3 आउट ऑफ सिलेबस है, 4 का B आपको करना है। ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसके लिए हम इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का A देखते हैं, कह रहा है डिफाइंड मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो भैया आपको 5 का जो A पार्ट है, A का फर्स्ट पार्ट मॉलिक्यूलरिटी, ठीक, एक ये आपको डिफाइन करना है और दूसरा इसी में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल। ठीक है ना, विद एग्जांपल, और इसका इसी में जोड़ रहा है डिफरेंस बिटवीन molecularity and order of reactions।
इनमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है ना, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनमें आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, इनकी डेफिनेशन देना है। ये पूरे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि आपको चैप्टर नंबर 4 में आपके नोट्स में आपके सर ने बनवाए होंगे, वहीं से आप देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल है। इसका जो सेकंड पार्ट है, 5वें का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट था, अब सेकंड पार्ट है। कह रहा प्रूव दैट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन टू कंप्लीट 3/4 of the reaction is double of its half life। तो हमें प्रूव करना है। तो इसमें जो डिसोसिएशन की क्वांटिटी है वो दी गई है x = 3/4। तो सपोज a = 1, यानी इनिशियल क्वांटिटी जो है हमारी 1 ले लेते हैं और डिसोसिएशन डिसॉल्व होने के बाद 3/4। तो a - x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1 - 3/4, 4 LCM ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 - 3 = 1/4, ठीक है ना, 1/4 आ जाएगा। और हमें इसको प्रूव करना है कि तो अब हम यहां से चालू करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर वेलोसिटी इक्वेशन इक्वल टू क्या होगा भैया, कि फॉर्मूला होता है k = 2.303/t log a/a-x। तो k = 2.303/t log a की वैल्यू 1 है, a- की 1/4 है, ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और एक हैंस k = फॉर्मूला होता है 0.693/t हाफ, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी इस k की जगह पर रख देते हैं। तो 0.693/t हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303/t इंटू log 4 हो जाएगा, ठीक है ना, log 4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 0.693/t हाफ इक्वल टू 2.303/t इंटू पॉइंट के 6020। ये log 4 की वैल्यू होती है, क्या होती है भैया, log 4 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। अब जब इतना आपका हो जाएगा, log 4 की वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू रख देते हैं। तो t को इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, यानी पक्षांतर यहाँ पर करते हैं हम आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो t/t हाफ, है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। 2.303 इंटू 0.602/0.693, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और अब आपका आ जाता है कि t/t हाफ इक्वल टू 2.005। तो t इक्वल टू हो जाएगा t हाफ इंटू 2। यही हमें प्रूव करना था कि हाफ टाइम का 2 होता है, यानी 2 टाइम्स होता है, ओके, ये हमें प्रूव करना था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट पर। ये 5 का ये चल रहा था, 5 का बी पार्ट है। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट एंड सिडेराइट, ड्रा ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ द फर्नेस used in the extraction of iron and also write down the reaction taking place in it। ठीक है ना, तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग चलेंगे पार्ट नंबर सी पर। पार्ट सी कह रहे राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें से वर्नर थ्योरी लिखनी है हमको, जो कि आपको चैप्टर नंबर 9 पर मिलेगी। और ये कहां पर होगा, ये आपकी चैप्टर नंबर 9 पर होगा, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर। और इसमें से जो आईयूपीएसी नेम दिए गए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, K3CO
NO2 का होल शेष, ठीक है ना। इसमें सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें Ip ढूंढना होता है। Ip हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम। Ip कहाँ होता है, बड़े ब्रैकेट के बाहर होता है। लिगेंड की NO2 है हेक्सा नाइट्रो, ठीक है ना, हेक्सा नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्राइटो, हेक्सा नाइट्राइटो, ओके। और Cm हमारा कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। कोबाल्ट नेम होता है बट लिगेंड हमारा चूंकि निगेटिव है इसलिए इसमें Ate जोड़ देते हैं। और ON हमारा जो है वो है ऑक्सीडेशन नंबर आएगी 3। अब अगर हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं तो नेम हो जाएगा हमारा पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट 8 यह है। और इसका जो सेकेंड नेम दिया गया है वो भी देख लेते हैं, CuNH3 का होल 4, CuNH3 का होल 4 SO4। अब इसमें Ip हमारा सल्फेट होगा, सल्फेट। लिगेंड की बात करें तो हमारा ये होगा टेट्राएमीन। और सेंट्रल मेटल की बात करें तो कॉपर। और ON आपकी जो आएगी वो होगी 2। तो IUPAC नेम क्या बनेगा, IUPAC नेम होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, ये IUPAC नाम हो गया, ठीक है ना, कॉपर सेकेंड सल्फेट। अब बात आती भैया कि अगर हो सकता है आपको IUPAC नेम क्लियर ना हुए हो तो IUPAC नेम के लिए हमारे चैनल पर चैप्टर नंबर 9 पर जा करके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर जा करके, ठीक है ना, 13 वीडियोस पड़े हुए हैं इसमें, जिसमें 6-7 वीडियो तो आपके केवल IUPAC नेम के हैं, वहां से आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि वीडियो सारे हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पर जो IUPAC नेम लिखने का जो फाइन तरीका है वो आप हिंदी में हो या इंग्लिश में, दोनों में आप वहाँ से सीख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 आप डिटेल में अगर आपको जानना है तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं 5 के डी पार्ट पर। 5 का डी पार्ट, सी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 5 का डी। 5 के सी की जो वर्नर थ्योरी है वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 9 पर। अब हम चलते हैं 5 का डी, चौथा पार्ट। जब हम 5 के डी पर चलते हैं तो कह रहा है कि राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बाय सेंडमायर मेथड, ठीक है ना। तो बाय हेडिंग डालते हैं बाय सेंडमायर प्रोसेस। बाय सेंडमायर प्रोसेस से क्लोरोबेंजीन फाइंड करना है, ऑब्टेन करना है। तो देखिए क्या होगा कि बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, व्हेन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, रिएक्ट विद क्यूप्रस सॉल्ट, ठीक है ना। व्हेन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, ये है हमारा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, व्हेन रिएक्ट विद बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड विद क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ, तो इक्वल टू आपका क्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन प्लस डाइएजोनियम ग्रुप का रिप्लेसमेंट हो जाता है और हमें क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा भैया, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद HNO3 एंड CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्रेन एंड इट्स यूजेस, ठीक है ना। तो भैया इसकी रिएक्शन करवाना है, इसका फर्स्ट पार्ट है रिएक्ट
विद HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं Cl प्लस HNO3 गिव्स अप, ठीक है ना। और भी प्रेजेंस क्या है भैया, AlCl3 की प्रेजेंस में करवाना है तो आर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन ऑब्टेन होता है, NO2 प्लस Cl और NO2। आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज ऑब्टेन, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट पे कह रहा है कि एंड क्लोरोफॉर्म, तो यहां पर लिख सकते हैं सेकेंड रिएक्शन जो है आपकी रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो जब हम CHCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है, C6H5Cl, ये तो हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस एक सेकेंड, रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म नहीं, यहां पर होना चाहिए था CH3Cl, ठीक है ना, यहां पर ये होना चाहिए था। तो अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इसके साथ में तो ClCH3 प्रेजेंस AlCl3 की, तो इतना पार्ट हमारा निकल जाएगा और बन जाएगा C6H5CH3, टॉलुइन बनता है प्लस 2NaCl, है ना, टॉलुइन इज ऑब्टेन्ड हो जाता है, ये हमारा टॉलुइन हो गया। इसी क्वेश्चन में जोड़ रहा है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ फ्रेऑन, फ्रेऑन का फॉर्मूला लिखना है, लिख सकते हैं फॉर्मूला ऑफ फ्रेऑन इक्वल टू CF2Cl2, ये फॉर्मूला हो गया CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये पहले लिख दिया जाए CCl2F2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसका जो यूजेज होगा वो होगा इन फ्रिज, AC, इनमें फ्रिज और AC में ठंडक उत्पन्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन, राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स एंड एल्कीन्स एंड राइट द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद द फॉलोइंग RCOOH एंड HX, राइट मेन यूजेज ऑफ मेथिल अल्कोहल, ठीक है ना। तो भैया मेथिल अल्कोहल जो है इसके आंसर के लिए यानी लिख सकते हैं फॉर आंसर, इसका जो क्वेश्चन है इसको जो है सॉल्व कराया जा चुका है। फॉर आंसर सेट नंबर 2 सेट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, सेट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 6 का 6A ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शंस हैं RCOOH और HX के साथ वो मैं आपको यहाँ पर करवा दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रिएक्ट विद RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भैया एस्टर इज ऑब्टेन, ठीक है ना। ROH अल्कोहल हो गया हमारा, प्राइमरी अल्कोहल है, प्लस RCOOH, तो रिएक्ट होगा RCOOR प्लस
H2O, ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना, H2O फर्स्ट रिएक्ट हो जाएगा। और सेकेंड इसी में जोड़ रहा है, रिएक्ट विद HX, तो ROH प्लस HX इक्वल टू RX प्लस H2O, एल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन, ठीक है ना। क्या ऑब्टेन होगा भैया, एल्किल हैलाइड इज ऑब्टेन हो जाएगा। एंड यूज ऑफ मेथेनॉल, यूज ऑफ मेथेनॉल, ये आपको आपके नोट में लिखे होंगे, नोट्स में, वहीं से आप इसको देख ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके जो आगे है 6 नंबर का जो और है उस पे चलते हैं हम लोग, इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 का ए का और, ठीक है ना, 6 के ए का और, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हमें फिनॉल ऑब्टेन करना है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द फॉलोइंग। अच्छा, रिएक्शन भी देनी है, तो भैया पहले हम लोग राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया, चलिए लिख दे, चलो एक सेकंड, व्हेन N2 प्लस Cl माइनस HOH इक्वल टू OH प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि व्हेन रिएक्ट विद hydrolysis with water to obtain is phenol। मतलब अगर हम बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है ना, ऑफ टू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना, फिनॉल ऑब्टेन हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, अब इसी में जो पार्ट जोड़ रहा है कि रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, CHLOROF, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करवाना है, वो भी KOH की प्रेजेंस में। तो देखिए क्या होता है, सैलिसैल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, OH, ये हमारा फिनॉल हो गया, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं CHCl3 के साथ में, और उसी के मतलब जो है प्लस KOH, ठीक है। इनकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ऑब्टेन्ड क्या होता है, OH और CHO, यानी कि सैलिसैल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, सैलिसैल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड, सैलिसैल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड होता है। सेकंड है विद NaOH, यानी रिएक्ट विद NaOH। अगर हम NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फिनॉल का फॉर्मूला लिखते हैं C6H5OH, चाहे ऐसे में लिखें चाहे ऐसे में लिखें, प्लस NaOH, ठीक है ना। तो क्या होता है भैया, C6H5ONe, सोडियम बेंजो प्लस H2, और थर्ड नंबर पर इसी में कह रहा है
कंसंट्रेशन HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाना है। तो रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 एंड H2SO4, इनके साथ रिएक्ट करवाना है। तो देखिए फिनॉल, अगर हम इसमें HNO3 लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, HNO3, तो नाइट्रो समूह इज प्रेजेंट। तो नाइट्रो समूह जो होता है हमारा वो मेटादेशिक होता है, यानी कि OH। आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो जाएगा, आर्थोनाइट्रोफिनॉल प्लस OH, और यहां पर जोड़ेंगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल ऑब्टेन होगा, है ना। और यहीं पर अगर हम कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी OH फिनॉल हो गया प्लस H2SO4, तो क्या होगा, OH SO3H प्लस OH, यानी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6A का जो और था 5 नंबर का, 2 नंबर की ये, और 1 2 3 आपका इस तरह से 5 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं 6 के B पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 का जो B है वो रिएक्शन है, व्हाट हैपेंस व्हेन है, क्वेश्चन नंबर 6 का B, ठीक है ना। 6 के B पर चलते हैं, तो टाइम लग रहा है थोड़ा। चलिए स्टूडेंट्स, कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद सेमी कार्बाजाइड। अगर हम बेंजल्डिहाइड को रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए C6H5CHO प्लस, ये बेंजल्डिहाइड हो गया, और इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सेमी कार्बाजाइड यानी कि NH2 इसके साथ हम अगर रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, C6H5CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। C6H5CH डबल बॉन्ड NH2 नहीं सॉरी NH होगा, प्लस एक तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, एक होगा HCONH2 और प्लस H2, ये ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट रिएक्शन हो जाती है। अगर सेकंड कह रहा है कीटोन रिएक्ट विद एथिलीन ग्लाइकॉल, कीटोन जो है रिएक्ट करता है एथिलीन ग्लाइकॉल से, तो देखिए RRCO ये हमारा कीटोन है, और इसको रिएक्ट करवाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, जबकि एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है CH2OH। इसको हम थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं, HOCH2 और HOCH2, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सॉरी एक। अब यहां पर से देखिए इतना भाग हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, और ये क्रिया होती है HCl की प्रेजेंस में, तो बचेगा क्या, RROCH2OCH2, ठीक है ना। या ऐसे कर दो, या फिर इसको ऐसा भी जोड़ सकते हैं, RRCOCH2OCH2 प्लस H2। थर्ड में कह रहा है कि प्रोपेनॉन इज हीटेड विद बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्रोपेनॉन को हीट करना है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 2CH3COCH3 लेते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो देखिए क्या CH2CH3 CH2 COO CH3,
एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड ऑब्टेन होता है। RCOOH इज हीटेड विद PCl5। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम PCl5 के साथ हीट करवाते हैं तो बनेगा RCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ठीक है ना ये। और लास्ट है हमारा, कह रहा बेंजल्डिहाइड इज हीटेड विद NaOH, तो 2C6H5CHO प्लस रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ, तो C6H5COON प्लस C6H5CH2OH, एक सोडियम बेंजोएट ऑब्टेन होगा और बेंजिल एल्कोहल इज ऑब्टेन, ये बन जाएगा। तो ये 6 का जो सिक्स का बी पार्ट है ना, 6 का बी पार्ट था व्हाट हैपेंड सो एंड, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 6 के बी का और है ना, 6वें के बी का और देखते हैं। कह रहा है कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द 3 जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड आल्सो राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है ना। तो भैया इसमें हमें जनरल मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड की 3 प्रिपरेशन मेथड लिखना है, तो हम लोग उसको करने वाले हैं। जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड, नंबर 1 फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है ना। फ्रॉम एल्कोहल के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो देखिए क्या होता है, RCH2OH, ये हमारा एक कोई एल्कोहल हो जाता है, जनरल एल्कोहल है, ठीक है ना। उसने जनरल मेथड पूछी है तो वही अकॉर्डिंग बताना है। अब अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर की प्रेजेंस में, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो RCHO है ना, एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड प्लस H2O, ये हमारा एल्डिहाइड बन जाता है। सेकेंड मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट से हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड इज ऑब्टेन करना है। तो जैसे कि मान लो हम HCOO का होल ट्वाइस C, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो जाता है। ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन अगर इसका कराते हैं तो HCHO फॉर्मल्डिहाइड इज ऑब्टेन होता है प्लस आपका CaCO3, एक एल्डिहाइड ये ऑब्टेन हो जाता है। और थर्ड मेथड में है फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है ना। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करवाते हैं, एसिड क्लोराइड है RCOCl का रिडक्शन करवाना है। रिडक्शन हमेशा हाइड्रोजन के साथ होता है, वो भी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तो ये ऑब्टेन होता है RCHO प्लस HCl। तो ये हमारी 3 मेथड्स हो जाती हैं जनरल मेथड जो कि एल्डिहाइड प्रिपरेशन की हैं। इसी में आगे कह रहा था कि प्रिपरेशन में एल्डिहाइड आल्सो राइट द फॉलोइंग रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन करवानी है। तो देखिए क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पर CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं प्लस HCH2CHO, CH3, ये भी CH3 है, बस इसके एक हाइड्रोजन को हमने यहाँ से अलग करके यहाँ पे लिख दिया है। इससे होने क्या है कि एल्डोल ऑब्टेन होता है, CH3CHOH CH2CHO, ये ऑब्टेन होता है।
एक योगात्मक यौगिक है, इसे हम कहते हैं एल्डोल कहा जाता है। क्या कहेंगे? एल्डोल। कैनिजारो रिएक्शन भी इसी में लिखनी है। कैनिजारो रिएक्शन का मतलब है कि अगर हम जैसे कि HCHO फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया और फॉर्मेल्डिहाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH। when aldehyde is react with concentrate NaOH solution to obtain salt plus alcohol, this reaction is called कैनिजारो रिएक्शन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे और ये हमारी ऑप्टेन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 7 का ए का फर्स्ट describe the laboratory preparation of phosphine and write down the chemical equation of its reaction with copper sulfate solution। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है ना। अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO2 in laboratory and write the chemical equation of its reaction with एसिटिक पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन। ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए 7 का ए कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं 7 के ए का और, ठीक है ना। 7 के ए का और डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3 बाय ओस्टवाल्ड मेथड, ठीक है ना। तो HNO3 के प्रिपरेशन की जो ओस्टवाल्ड मेथड है वो आपको चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए पर मिलेगी, ठीक है ना। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए आपका यहां पर से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलने वाले हैं कि 7 के बी पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 के बी पर हम लोग चलने वाले हैं। तो ये तो हमारा 7 का ए पार्ट जो है वहां से कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? और एक पार्ट जो था वो आपका क्या था? आउट ऑफ सिलेबस था। अब हम लोग चलने वाले हैं 7 के बी पार्ट पर। 7 का बी कह रहा है कि राइट डाउन 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज गिविंग केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ इट्स रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमीन एंड एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एक्सप्लेन व्हाट इज प्रूव्ड बाय दिस रिएक्शन, आल्सो राइट द मेन यूजेस ऑफ ग्लूकोज। बहुत कुछ पूछ लिया भैया, इतना लंबा थ्योरी लिख दिया। तो पहले तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट मेथड है, प्रिपरेशन मेथड है, तो लिख सकते हैं। चलिए हेडिंग डालते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ ग्लूकोज, इसके बारे में चलते हैं। तो जो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ग्लूकोज है इसमें फर्स्ट लिखते हैं, हमारी पहली मेथड हो जाती है फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें ये ऑप्टेन हो जाता है भैया। क्या होगा? सुक्रोज C12H22O11, ठीक है ना, प्लस H2 gives out C6H12O6 plus C6H12O6, that is first glucose and second fructose, ठीक है। सेकेंड फ्रक्टोज इज ऑब्टेन्ड हो जाता है। नेक्स्ट में फ्रॉम सेकेंड पर होगा फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। स्टार्च का अगर हाइड्रोलिसिस करवा दे तो भी हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जाता है? ग्लूकोज ऑब्टेन्ड होता है। तो C
6H10O5, ठीक है ना, का होल n प्लस NH2 गिब्स आउट बनेगा NC6H12O6। ये हमें ग्लूकोज ऑब्टेन हो जाता है। ये तो दो मेथड हो गई। अब इसी में उसने कहा है कि राइट डाउन द हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट करवाना है ना। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट थर्ड रिएक्शन है वो कह रहा है रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन। रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनेगा भैया, आइए, ग्लूकोज CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला होता है NH2OH, ठीक है ना। क्या होता है भैया, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखते हैं H2NOH। तो इतना भाग हमारा निकल जाता है, तो बचेगा क्या, CH डबल बॉन्ड NOH CHOH का होल 4 और CH2OH प्लस H2। ये हमें ऑब्टेन हुआ ग्लूकोज ऑक्सिल, ग्लूकोज ऑक्सिल, ये हमें ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है ना। उसी के बाद में कह रहा एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाना है भैया, किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो नंबर 4 पर रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होगा, CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है ना, प्लस 5 CH3CO का होल 2 O। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और अगर इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं तो ये ऑब्टेन होगा क्या, CHO CH3 का होल 4 CH2 CH3 प्लस 5H2 CH3COOH, ये ऑप्शन, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों रिएक्शन ये भी प्रिंट करती हैं, ये रिएक्शन बताती है कि एल्डिहाइड ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और ये रिएक्शन बताती है कि ग्लूकोज में 5OH ग्रुप है, ठीक है ना, 5OH ग्रुप है। इस तरह से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और इसी में आगे उसने पूछ दिया है यूजेज ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, यूजेज ऑफ ग्लूकोज। तो यूजेस नंबर 1 हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन मेडिसिन, यानी दवा बनाने के काम आता है, मेडिसिन में काम आता है। फॉर एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। एज फूड, भोजन के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमारा था 7 का बी पार्ट चल रहा था। अब हम चलते हैं 7 के बी के और पर। तो जो 7 का बी है, राइट व्हाट आर विटामिन्स, राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फार्मूला, chemical name and importance of the vitamin which are soluble in fat, and also write the names of disease caused by their deficiency। तो जो विटामिन टॉपिक है ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए इसको यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से भैया आपके का ये सेकंड सेट भी सॉल्व हो जाता है और इससे आगे का जो टॉपिक होगा यानी थर्ड सेट वो आपको अगले टर्न पर मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।